अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? हम बढ़िया। आज का हमारा जो लेक्चर है, आज हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। बच्चों, इस लेक्चर को स्किप करने से पहले आपने ये देखना है कि अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं तो आपको इस लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी। और इस जो प्लेलिस्ट आप शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा। ठीक है। इसके लेक्चर जब आप सुनेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। बच्चों, पीरियोडिक टेबल के नाम से ही पता चल रहा है कि पीरियोडिक टेबल कुछ है। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीरियोडिक वाइज, जो मुसलसल या रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज हो रही है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में देखें तो पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे पहले हमारे जो डुब्राइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अगर डुब्राइनर ने 1829 में 1829 में उन्होंने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स के तीन तीन सेट बनाए जाएं, एलिमेंट्स के तीन तीन सेट बनाए जाएं, तो पहला और तीसरा एलिमेंट जो है उनके एटॉमिक मैसेज की जो एवरेज आएगी वो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मैस होगा। उन्होंने इसको कहा लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लॉ ऑफ लॉ ऑफ ट्राइएड्स। इन्होंने ये कहा कि अगर पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज फाइंड किया जाए तो वो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने ये कहा कि कैल्शियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है और बेरियम का 137 है। तो इन दोनों का अगर हम एवरेज फाइंड करें तो वो ऑलमोस्ट 88 आता है। ये उन्होंने अपनी एक एग्जांपल दी। ये हमारे पास एक ट्राइएड था। ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पर आप याद कर लें। उसके बाद जो है 1860 में जो कैनिज़ारो एक हमारे साइंटिस्ट हैं, कैनिज़ारो, उन्होंने 1860 में एटॉमिक मास डिस्कवर किया। उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स का कुछ एटॉमिक मास होता है और उस हिसाब से अगर एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाए तो शायद कुछ बन जाए। दिस कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। ये 1860 में किया। अब 1864 में एक हमारे और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था न्यूलैंड। ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे। ठीक है, रशियन केमिस्ट। अब न्यूलैंड ने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को आठ आठ के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, आठ आठ के एक ग्रुप्स बनाए जाएं, तो पहले और आठवें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। और क्योंकि ये आठ आठ के थे और इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। ठीक है। न्यूलैंड ने 1864 में
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उन्होंने ये कहा कि रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड आफ्टर ईच आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट। जिसको मैं इधर लिखता हूँ, देयर इज रेपिटेशन of properties there is repetition in properties of every eighth element। इन्होंने कहा कि पहला और आठवां जो एलिमेंट होगा उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी, और इसको उन्होंने कहा कि ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब बच्चों, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। और इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में एक तो ये था कि ये एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था, और एटॉमिक मास के हिसाब से जिस तरह से इसको अरेंज किया था वो एटॉमिक मास एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उस टाइम में, जो नोबल गैसेस है वो भी डिस्कवर नहीं हुई थी, उनके लिए भी कोई जगह नहीं थी। नो प्लेस, नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए कोई स्पेस नहीं थी, एटॉमिक मास की बेस पे इसको अरेंज किया गया था, और एटॉमिक मास जो है वो जिस हिसाब से तरतीब किया गया था वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज नहीं हो रहे थे। 1871 में बच्चों हम आ गए। 1871 में मेंडलीव ने अपना पहला एक रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया। जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था, इन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्स को कुछ हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनाई। हॉरिजॉन्टल रोज, इनको इन्होंने कहा कि ये हमारे पास पीरियड्स हैं। और जो वर्टिकल रोज थी, वर्टिकल कॉलम्स, इनको उन्होंने कहा कि ये हमारे पास ग्रुप्स होंगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा गया, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया, और इन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, देयर इज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उनकी डेफिनेशन ये थी, periodicity of properties of elements arranged in increasing order of their atomic masses। इन्होंने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से तरतीब दिया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी पीरियोडिसिटी होगी। और ये था हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये एक पहला रेगुलर पीरियोडिक टेबल था। इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे कि इसमें भी नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये भी एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था, ठीक है। लेकिन
अब मसाइल ये आ रहे थे कि 2 एलिमेंट्स ऐसे आ जाते थे जिनका एटॉमिक मास तकरीबन सेम होता था। तो इसके लिए प्रॉब्लम आ रही थी और साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूज थे, एग्री नहीं थे कि ये वाला जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया है ये ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसको थोड़ी-सी एक्सेप्टेंस मिली थी जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था। बहुत सारे साइंटिस्टों के लिए ये एक बात हौसला अफ़ज़ा थी कि खैर इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको किसी न किसी तरह से तो अरेंज कर ही लिया गया है। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों 1913 में हम आ जाते हैं। 1913 से आपको कुछ याद तो आया होगा ऑब्वियसली। 1913 में हम बोह्र की एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे कि 1913 में उन्होंने क्या-क्या कहा था। तो आइए बच्चों चलते हैं थोड़ा-सा आगे पीरियोडिक लॉ की तरफ। बच्चों 1913 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एच मोज़ले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर दिया। डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। और इन्होंने ये कहा कि अगर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज कर रहे हैं, अगर हम उनको एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के बेस पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब दें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? इस एटॉमिक मास की निस्बत एटॉमिक नंबर के पास 2 पॉजिटिव पॉइंट थे। एक ये था कि एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट्स हैं उनका वो सक्सेसिव बढ़ता है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि एटॉमिक नंबर जो है वो हर एलिमेंट का अपना एक मखसूस एटॉमिक नंबर है जो किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। ये एक 2 पॉजिटिव पॉइंट थे, ठीक है? जब उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं तो पीरियोडिक टेबल की जो डेफिनेशन थी वो उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ गई। मिसाल के तौर पर जहाँ पे लिखा हुआ था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses, तो उन्होंने ये कहा कि देयर इज periodicity in properties of elements in arranged in increasing order of their atomic numbers, कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर तरतीब दिया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें पीरियोडिसिटी होगी। इसको हम लिखते हैं if elements are arranged in increasing order of their atomic number, there will be periodicity in properties। will be उन्होंने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पर, एटॉमिक नंबर का है बच्चों, एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब दिया जाएगा तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें पीरियोडिसिटी आएगी, ठीक है? अब इसको बहुत सारी एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि इसके लिए नोबेल गैसेस की जगह बच गई और हर एलिमेंट जो था उसका एक खास एटॉमिक नंबर था, कोई उसकी रेपुटेशन नहीं हो रही थी एटॉमिक नंबर की, तो उनको बहुत अच्छे से तरतीब दे दिया गया, ठीक है? ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम देखते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, ये आप नोट कर लो। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, ठीक है? ये बच्चों मैं मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। मिटा दो बच्चों, पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने बनाया था वो कुछ इस तरह से था।
ठीक है बच्चों, मेंडलीव ने यह कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कुछ एलिमेंट्स को वर्टिकल रोज में रखा गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज में रखा गया, तो उनको कहा गया कि ये हमारे पास पीरियड है, ये पूरे 7 पीरियड थे। ठीक है, और बाकी कुछ एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया और कहा कि ये हमारे पास ग्रुप्स है। इस तरह जब उन्होंने ये बनाया तो एक ही तरह की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक ही ग्रुप में, जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो एक ही ग्रुप में आना शुरू होगा, एक ही ग्रुप में आ गया। ठीक है, इस तरह से अब ये डी ब्लॉक था, ये एस ब्लॉक था और ये पी ब्लॉक था। ये हमारे पास नोबल गैसेस थी, ये हमारे पास जो है वो सारा एफ ब्लॉक। ये हम मजीद आगे पढ़ेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि 18 एलिमेंट्स से पहले तक जो पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी 18 एटॉमिक नंबर 18 से पहले उनमें रेपिटेशन होगी, लेकिन जब हम 18 एलिमेंट से आगे जाएंगे तो पहले और 19वें या 18वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनमें रेपिटेशन होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास आता है हाइड्रोजन, इधर आता है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इधर आता है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, अब 11 के बाद 8 हिंद से आगे सोडियम आ रहा है, 3 के बाद 8 हिंद से सोडियम आ रहा है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लिथियम का 3 है, तो ये 8वां एलिमेंट बना। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। अच्छा, इस तरह अगर हमारे पास है पोटाशियम, उसका 19 बनता है, तो ये भी 8 तक है। ठीक है, अब वो तो हो गया 18, यहाँ पे आर्गन आ जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 18 है। यहाँ पे आ गया पोटाशियम। अब पोटाशियम के बाद रुबिडियम आता है। ठीक है, अब रुबिडियम क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है 37। अब यहाँ पे हमारे पास गैप आ रहा है 18 का, तो उन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी है, वो रेपिटेशन है प्रॉपर्टीज की, वो 8 एलिमेंट्स के बाद आएगी। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर 18 से आगे जाएंगे तो वो 18 के बाद आएगी। ठीक है, 18 के बाद। तो ये था हमारा बच्चों पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। बाकी मजीद हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहिए जावेद कैम वाला। ऑल द वेरी बेस्ट।